प्रिय विद्यार्थियों, मैं जगदीश प्रसाद बिलोनिया, एसोसिएट प्रोफेसर SNKP गवर्नमेंट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमका थाना। आज हम BA पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में जो आधुनिक कविता से संबंधित है, हम आधुनिक काल के बारे में उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका जो काल विभाजन है वो किस तरह से किया गया है। सबसे पहले यदि सूक्ष्म रूप से हम यदि कहना चाहें या हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दो बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, और वो है, पहला बदलाव है कि हिंदी में गद्य लेखन की परंपरा का विकास हुआ, और दूसरा जो बदलाव देखने को मिला वो ये था कि अभिव्यक्ति के लिए ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली यहाँ स्थापित हुई। पिछले लेक्चर में हमने ये भी स्पष्ट किया था कि खड़ी बोली खड़ी हुई। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के विकास को हम निम्न काव्य धाराओं में विभक्त कर सकते हैं। 6 काव्य धाराएं इसकी महत्वपूर्ण मानी गई है, और सबसे पहला जो काल है वो आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का जो समय है वो माना गया है 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। उसके बाद आता है दूसरा काल द्विवेदी युग या सुधारवादी युग, 1900 ईस्वी से लेकर 1915 ईस्वी तक। तीसरा है छायावादी युग, 1915 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी तक इसका समय माना गया। चौथा काल है प्रगतिवादी युग, 1935 से लेकर 1942 ईस्वी तक। और पांचवा है प्रयोगवादी युग, 1942 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक। और छठा जो है नई कविता का युग, 1960 ईस्वी से अब तक आदतन ये नई कविता का युग है। यहाँ यह काल विभाजन स्थूल विभाजक ही है, क्योंकि किसी एक काव्य प्रवृत्ति का उदय अकस्मात नहीं होता है। कई प्रवृत्तियां साथ साथ चलती है, किंतु किसी समय किसी प्रवृत्ति विशेष की प्रधानता हो जाती है, क्योंकि काव्य अगर बहुतायत रूप में लिखा जाए तो उस प्रवृत्ति विशेष की यहाँ प्रधानता उसमें हो जाती है। अब सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे कि सामंती संस्कृति का अंत हुआ, क्योंकि इस काल से ठीक पहले कौन सा काल था? रीति काल। तो सामंती संस्कृति का अंत हुआ कि साधारणतः आधुनिक युग का प्रारंभ सन 1850 से माना जाता है, और यह सन भारतेंदु का जन्म काल है। भारतेंदु का जन्म भी 1850 ही माना गया है, और आधुनिक युग का प्रथम चरण भारतेंदु से संबंधित रहा है। भारतेंदु जी के युग का विवेचन करने के लिए हमें उस समय का विवेचन करना पड़ेगा, और जब भारतीय और यूरोपीय संस्कृति और आदर्शों के संघर्ष से भारतीय जीवन में नव जागरण का स्पंदन प्रारंभ हुआ, तो इसी को लक्ष्य कर अनेक विद्वान इस काल को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता युद्ध के असफल हो जाने से ब्रिटिश शासन सत्ता हमारे देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गई थी। इस असफलता से उन शक्तियों का तीव्र ह्रास हुआ जो मध्यकालीन समाज व्यवस्था और संस्कृति की पोषक बनी हुई थी। उनका पराभव होने से एक नवीन आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली का सूत्रपात हुआ। सामंती व्यवस्था अपने पूर्व रूप में लुप्त होने लगी। इस परिवर्तन के लक्षण बहुत पहले से ही दिखाई देने लगे थे। चाहे अंग्रेज यहाँ आते या न आते, ये परिवर्तन तो अवश्यंभावी था, यानी इस परिवर्तन को तो होना ही था। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में संसार के इतिहास में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का महत्वपूर्ण स्थान है, और कार्ल मार्क्स, डार्विन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, लियो टॉल्स्टॉय आदि महापुरुषों के त्याग और तपस्या का यही काल था। इन वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों और साहित्यकारों ने मानव विकास के मार्ग में अड़ी हुई बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने सबल हाथों से ठेलकर एक और कर दिया, और हिंदुस्तान में सन 1857 से पहले रीतिकालीन परंपरा का जोर था। यह वह संस्कृति थी जो समाज को निकम्मा बनाए हुए थी
और एक दिन एक महल ढहकर गिर पड़ा, लाखों किसानों का रक्त बहा, नवाबी का अंत हुआ, लोगों ने एक सुख की सांस ली। इस कथन से उक्त परिवर्तन की रूपरेखा स्वतः स्पष्ट हो जाती है। और मध्यम वर्ग की सांस्कृतिक चेतना, अब हम अगला जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे कि उस समय मध्यम वर्ग की जो सांस्कृतिक चेतना थी वो कैसी थी। हमारा भक्तिकालीन साहित्य जनता का साहित्य था और रीतिकालीन साहित्य राज दरबारों का। आधुनिक हिंदी साहित्य भारतीय समाज के एक सर्वथा नए वर्ग का साहित्य है और जो नवीन शासन और आर्थिक प्रणाली के फलस्वरूप भारतीय रंगमंच पर प्रवेश कर रहा था, वह साहित्य वस्तुतः भारतीय मध्यम वर्ग की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक था। और इसका प्रधान कारण ये था कि पश्चिम सभ्यता के साथ साथ यहाँ होने वाले संघर्ष के कारण राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में भारतीय दृष्टिकोण बदल रहा था। यहाँ इसी बदलते परिवेश दृष्टिकोण से प्रेरणा ग्रहण करते हुए आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास प्रारंभ हुआ और नवजागरण से उत्पन्न विचार स्वातंत्रता के प्रभाव से हमारे साहित्य ने परंपरागत रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर एक नए युग में प्रवेश किया। अब हम इस समय की सामाजिक स्थिति की बात करेंगे, क्योंकि इस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी। आधुनिक काव्य या आधुनिक कविता जब लिखी गई तो उस समय हमारे समाज की सामाजिक स्थिति किस तरह की थी। अंग्रेज इस देश में एक ऐसे जीवन दर्शन, जीवन पद्धति और संस्कृति को लेकर आए जिसको हम पाश्चात्य संस्कृति के नाम से जानते हैं। और उस पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में हमारे देश के जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो आ गए और यहाँ उसमें नितांत हमारे लिए ये नितांत भिन्न थी, अलग थी और ये नवीन थी, इसको पहले हम जानते नहीं थे। और उसमें बाहरी तड़क भड़क का समावेश था, प्राधान्य था। यह मूलतः व्यापारिक संस्कृति थी जो बाहरी प्रदर्शन और आंतरिक छल छदमों पर आधारित थी। इस प्रकार एक और अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म के प्रचार के कारण पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। वहीं समाज पर इसका दुष्प्रभाव भी हो रहा था। वहीं दूसरी ओर उसके शोषण का अबाध चक्र चल रहा था। समाज पर पड़ते विदेशी संस्कृति के प्रभाव और जीवन पद्धति के प्रभाव के ही कारण प्रभाव के दो रूप भारत में स्पष्ट दिखाई पड़े, एक अनुकूल और दूसरा प्रतिकूल। अनुकूल प्रभाव के रूप में हम सबसे पहले जिन महापुरुष का नाम ले सकते हैं वो है राजा राम मोहन राय। ईसाई धर्म से वे प्रभावित हुए, अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म से वे प्रभावित हुए क्योंकि ये उस समय की एक मांग थी। और अपने धर्म और समाज की रूढ़ियों, संकीर्णताओं, धार्मिक अंधविश्वासों और रहन सहन की जीवन पद्धति को दूर करने और बदलने का आंदोलन इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। और इस तरह से इन्होंने एक सुधारवादी आंदोलन का रूप स्वरूप प्रस्तुत किया। परंतु आगे चलकर इस आंदोलन के समर्थक और अनुयायी जो इनके साथ में थे, जो समर्थक थे, जो अनुयायी थे, उनका बाद में पता लग रहा है कि वो स्वयं भी पाश्चात्य संस्कृति के रंग में अच्छी तरह से रंगे जा चुके हैं और भारतीय धर्म और संस्कृति को उन्होंने हीन दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया। इनकी वेशभूषा, रहन सहन, विचारधारा आदि सब कुछ पाश्चात्य बन गए थे। तो समस्या यहाँ यह आई कि राजा राम मोहन राय के साथ में जो समर्थक थे और जो अनुयायी थे, वे भी जब यहाँ पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगे जा रहे थे तो यहाँ समाज में परिवर्तन लाना, अनुकूल उसका जो प्रभाव है वो डाल पाना एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने थी। प्रतिकूल प्रभाव के रूप में भारत में ऐसी कई संस्थाएं उदित होकर सामने आई। ये भारतीय विचारधारा, संस्कृति, धर्म और जीवन पद्धति के उन्नयन और प्रसार का उद्देश्य लेकर के ही बनी, यह सामने आई और राष्ट्रप्रेम ही इनका मूल मंत्र रहा। यहाँ इनमें से कुछ ने रूढ़ का भयंकर विरोध किया और परिष्कार किया और उसे युगानुरूप और जनोपयोगी बनाने के लिए इनके द्वारा बहुत कठिन परिश्रम और मेहनत की गई। जैसे स्वामी रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस और रामकृष्ण परमहंस ने अपना एक मिशन स्थापित किया। और इनके अलावा है स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी और स्वामी राम तीर्थ, जिनका नाम भी हम इसमें ले सकते हैं। इस तरह से
पाश्चात्य संस्कृति का विरोध एवं अपने धर्म की प्रतिष्ठा इन संस्थाओं के द्वारा यहाँ की गई, जिनमें इन तीनों का जो नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये तीन नाम कौन कौन से हैं? एक तो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस, दूसरे हैं स्वामी विवेकानंद जी सरस्वती और तीसरे हैं स्वामी राम तीर्थ जी। अब आज के इस लेक्चर में प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, बस केवल इतना ही व्याख्यान दिया जाएगा। आगे के व्याख्यान में, अगली व्याख्यान में आपसे इसके आगे की चर्चा हम जारी रखेंगे। धन्यवाद।